नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की जो नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप में ऑटोमोटिव डीलर्स को इंटरैक्टिव मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये इंटरैक्टिव मार्केटिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जैक्टली ये कंपनी क्या करती है, ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कंपनी ने अभी जो सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा है, तो क्या ये सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स इस कंपनी के लिए नया ग्रोथ एरिया साबित हो सकता है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या इस भाव पर ये निवेश लायक कंपनी है या नहीं है। तो कंपनी का नाम है इज़्मो लिमिटेड। तो हमेशा की तरह पहले कंपनी के इतिहास के बारे में और इनके प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी की स्थापना 1995 में हुई और इस कंपनी की स्थापना संजय सोनी ने की, जो अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये जो सोनी साहब हैं, ये IIM बेंगलुरु से पढ़े हुए हैं और कंपनी का नाम जब स्थापित हुई कंपनी 1995 में, तो उसका नाम लॉजिक्स माइक्रोसिस्टम हुआ करता था। और ये यूरोप के और US के जो कार डीलर्स हैं, इनको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मार्केटिंग के लिए वो प्रोवाइड किया करते थे। 2014 में इस कंपनी का नाम बदलकर अभी जो कंपनी का नाम है इज़्मो लिमिटेड वो कर दिया गया और कंपनी फ़िलहाल NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की। तो कंपनी के बेसिकली पुराने जो सेगमेंट हुआ करते थे वो 3 थे। अब इन्होंने जो सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स में जो कदम रखा है, उसके बाद इनके टोटल वर्टिकल्स 4 हो गए हैं। तो एक एक करके इनके समझते हैं कि आखिर किस वर्टिकल में ये क्या काम करते हैं। तो जो पहला वर्टिकल है वो है इंटरैक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस और इसको ये इज़्मो स्टॉक के नाम देते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं या बिक्री के लिए जो गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं। हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन वाली फ़ोटोज़ खींचते हैं, डिफरेंट एंगल से फ़ोटो खींचते हैं और हाई प्रेसिशन फ़ोटो खींचते हैं। और इन फ़ोटोज़ को ये जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, उनको ये लाइसेंस करते हैं। और वो जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, वो अपना जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस तरीके से वो ऑनलाइन गाड़ियां बेचते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पर वो उसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि ग्राहक जो है ना, वो उसको देख सके और उसको एक इमर्सिव, यानी कि ऐसा लगे कि वाकई वो फिजिकली उस गाड़ी को देख रहा है। इस क्षेत्र में ये ग्लोबल लीडर हैं और 20 लाख से ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई प्रिसीशन, हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ की लाइब्रेरी इनके पास है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है। तो ये अमेरिका का जो कॉपीराइट एक्ट है वहाँ से प्रोटेक्टेड है। इन्होंने US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में फाइलिंग के थ्रू राइट ले रखा है, एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब कंपनी के अनुसार ये जो डीलरशिप है, तो वहाँ पर लोग फिज़िकली जाकर कार ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये जो ई रिटेलिंग का जो मार्केट है, यानी डीलरशिप जो है, ये ऑनलाइन जो कारें बेच रहे हैं, ये मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि ये 2032 तक ये मार्केट जो है 3.4 टाइम्स ये ई-कॉमर्स का, कारों का ई-कॉमर्स का मार्केट हो जाएगा। और अब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाली सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये इनके पास जो लाइब्रेरी है, ये तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी तो कारों को हम जनरेट कर सकते, उसकी इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए होता ये है कि जो कारों का जो काम है, या उसको जो इमर्सिव एक्सपीरियंस किसी ग्राहक को देना है, वो AI से जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि कारों में डिफरेंट एंगल्स, प्रिसीशन और जो रेजोल्यूशन जो है ना, वो एक्चुअल फोटोग्राफ लेने पर ही आता है और AI से जो क्वालिटी जो आती है वो इतनी अच्छी नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि ये ऐसी गाड़ियों की फ़ोटो भी खींचते हैं जो रीसेल में आती है। अब जो रीसेल की गाड़ी है, उसकी फ़ोटो जो है ना, वो अगर आप AI से खींच के वेबसाइट पर डालेंगे तो ये इलीगल है, क्योंकि कानून जो है वो ये कहता है कि आपको जो रियल फोटोग्राफ है ना, एक्चुअल फोटोग्राफ उस गाड़ी की है, वही आपको बेचने के समय डालनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन के थ्रू आप उस फोटो दिखाकर उस गाड़ी को सेल कर रहे हो। तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कैसे AI से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा इनका जो
सेगमेंट है वो है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस, तो उसको ये इज्मो ऑटो बोलते हैं, और इसमें ये डिजिटल रिटेल एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि वेबसाइट बनाते हैं, डीलर्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं, ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए। अब उस वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक ये कि इजी एक्सेस हो, इजी नेविगेशन हो और फास्ट हो, रिलायबल हो। तो भाई इस तरह का इंटरेक्टिव जो एक्सपीरियंस ग्राहक को अगर चाहिए, और ग्राहक अगर आपकी वेबसाइट से माल खरीद रहा है यानी कार खरीदना है, तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से वेबसाइट में। तो इस तरह की ये जो फास्ट, रिलायबल और इमर्सिव एक्सपीरियंस वाली, यानी ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आदमी को ऐसा लगेगा कि वो फिजिकल कार देख रहा है, तो ये एक्सपीरियंस वाली वेबसाइट ये बनाते हैं। इसके साथ ही साथ ये उस वेबसाइट पर ऐड, प्रमोशन और ऑफर्स के लिए टूल भी डाल देते हैं। अब ये सेगमेंट इनके लिए कैसे अट्रैक्टिव है, तो देखिए यूएस और यूरोप के जो मार्केट हैं वहाँ पे 95% जो शॉपर्स हैं वो रिसर्च के लिए ऑनलाइन जाते हैं, मतलब ऑनलाइन सर्च करते हैं। और आप और हम भी जैसे भारत में बैठ के हमारी भी ये टेंडेंसी कि किसी की चीज़ के बारे में हम सर्च करते हैं, तो पहला जो हमारा प्रेफरेंस होता है वो ऑनलाइन होता है। इसके अलावा जो यूएस में जो कार डीलर्स हैं, जहाँ जो इनका एक बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर जो कार डीलर्स हैं वो पूरे साल मतलब एडवर्टाइजमेंट में वो लगभग $9.2 बिलियन की का एक साल में खर्चा कर देते हैं। तो वो जो ऑनलाइन प्रमोशन है या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है वो भी इनका एक टारगेट सेगमेंट है। फिर इन्होंने यूके में एक जेरेनिमो वेब करके कंपनी उसको एक्वायर किया, और उसके एक्विजिशन के बाद जब इन्होंने मतलब वो जो वेबसाइट थी या जो वो जो कंपनी थी उसके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स के डेटा थे और मार्केट का उसको काफ़ी आइडिया था। तो जब इन्होंने उस कंपनी को एक्वायर किया तो उसके बाद यूके से इनकी जो रेवेन्यू थी वो डबल हो गई। इसके अलावा जो ये मार्केट लीडर हैं फ्रांस में, तो फ्रांस के जो कार डीलर्स हैं उनकी जो वेबसाइट बनाने में ये मार्केट लीडर हैं। इसके अलावा जर्मनी में अभी इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें पूरी की पूरी डीलरशिप जो है, पूरी की पूरी, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है उसकी जो पूरा डीलरशिप नेटवर्क है उसकी जो वेबसाइट है उसको अपग्रेड करके कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये करेंगे। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो डिसीजन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, यानी आप उस प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है उसको एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि मेरा सबसे बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन, यानी मैं क्या करूं जिससे मेरी सेल बढ़े या मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये डिसीजन एनालिटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, और ये एआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है। इसको ये फ्रॉग डेटा बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि देखिए होता ये है कि जो कार डीलर्स हैं उनका जो 50% प्रॉफिट है वो कार सेल से आता है, और जो बाकी 50% प्रॉफिट आता है एनुअली वो आता है सर्विसिंग से और रिपेयर से। ऑयल वगैरह जैसे चेंज करते हैं या पार्ट जो हम लगाते हैं उस गाड़ी में। होता क्या है, एक बार कार की सेल हो गई तो उस पर जो मैंडेटरी 2 या 3 सर्विस होती है वहाँ तक तो उसको कार डीलर को पैसा मिलता है सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स का, वो चाहे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से मिले या ग्राहक खुद दे, तो उनसे वहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन एक बार जब वो फ्री पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद होता ये है कि 70% जो ग्राहक है ना वो किसी इंडिपेंडेंट गैराजेस में चले जाते हैं, मतलब उनके पास लोकल जो गैराज जो होता है ना, कंपनी ये जो डीलर के पास नहीं आते। तो ये जो सिस्टम है, यानी ये जो एआई वाला इन्होंने फ्रॉग डेटा प्लेटफॉर्म बनाया है जो डिसीजन एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर होता ये है कि ये जो है हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कस्टमर के साथ कस्टमर का जो डेटा है ना उसको एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि आखिर नियर बाई एरिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गाड़ी की सर्विसिंग की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि नियर बाई इसलिए कि अगर आप नियर बाई नहीं करेंगे तो दूर से तो कोई बहुत ज़्यादा ग्राहक आने वाला है नहीं, तो इनका फोकस लोकल ग्राहकों पर ज़्यादा होता है, मतलब आसपास के ग्राहक आ जाएं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़ ये कि जो आपकी वर्कशॉप में इनएफिशिएंसी है, मान लीजिए कई बार पार्ट ही नहीं है, कई बार क्या है कि आपके पास लेबर नहीं होता, या कई बार ऐसे होता है कि लेबर आइडल बैठा है किसी कारण से, तो ये एक शेड्यूलिंग फंक्शन होता है जो
इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या करते हैं कि शेड्यूलिंग के थ्रू जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज हों या लेबर से रिलेटेड रिसोर्सेज हों, तो उनको ये स्ट्रीमलाइन करते हैं और जो इनएफिशिएंसी उस सिस्टम में वो दूर करते हैं, ताकि जो लेबर ना आइडल बैठे, ना जो स्पेयर पार्ट्स की कमी आए, और साथ ही साथ ग्राहक भी जो है वो सेटिस्फाई होकर जाए। अब नेक्स्ट जो इनका सेगमेंट है वो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है 2025 से, यानी पिछले साल से उसका रेवेन्यू यहाँ आना शुरू किया है। और आप में से काफ़ी लोगों ने ये जो वीडियो है इसका अनुरोध सिर्फ इस सेगमेंट के कारण किया है, जो जिसका जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी पिछले साल ही इन्होंने लॉन्च किया है। वो सेगमेंट है सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स का। तो इसको इन्होंने एक इनका सेगमेंट है इज्मो माइक्रो, इसके अंतर्गत लॉन्च किया है। तो पहले समझ लेते हैं ये सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स आखिर होता क्या है। तो देखिए, नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर होता है, नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है कि जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट करंट के थ्रू होता है, जो आपकी बैटरी वगैरह के, जैसे अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें जो डेटा का ट्रांसफ़र में जो करंट मिल रही है वो किसी बैटरी के थ्रू मिल रही है। सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स में जो सेमीकंडक्टर के थ्रू जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं होके लाइट के थ्रू होता है, और ये जो डेटा का ट्रांसफ़र है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो पहले जो BSNL के डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे उसमें जो सिग्नल आया करते थे, इंटरनेट के सिग्नल, वो कॉपर वायर्स के थ्रू आया करते थे। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है या वायर्स के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसमें फाइबर ऑप्टिक्स आ गए हैं, तो वहाँ पर कॉपर वायर का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। इसके कारण आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो गई है और साथ ही साथ एफिशिएंट भी हो गई है। तो इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स होते हैं उससे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी बहुत 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 ज़्यादा गुना स्पीड होती है। तो इसलिए ये एक लीडिंग एरिया है आजकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो क्या ये समझा जाए कि इज्मो माइक्रो सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स चिप्स बना रहे हैं? तो इसका सीधा आंसर ये है कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये सेमीकंडक्टर जो फोटोनिक्स के चिप्स हैं इनकी पैकेजिंग और उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जो ये चिप्स, जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स चिप्स है, ये तो डेटा ट्रांसफ़र करती हैं लाइट के थ्रू, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं किसी मोबाइल में या किसी AI की एप्लीकेशन में या किसी डेटा सेंटर में, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं और वहाँ पर वो जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करते हैं। अब ये दो अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपस में किस तरीके से मैनेज होंगी, तो उस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए और उसको फिर एक फॉर्म में पैक करके आगे यूज़फुल एप्लीकेशंस के लिए भिजवाने का जो काम है ना, वो ये कंपनी करती है। इज्मो माइक्रो ये इंश्योर करता है कि ये जो सिस्टम है इसमें जो लाइट का जो फ्लो है वो बाधित नहीं हो और जो डेटा ट्रांसफ़र है वो लाइट बिना किसी लॉस के आसानी से हो जाए। दूसरी चीज़ ये जो हीट जनरेट होती है उसके लिए कूलिंग की व्यवस्था हो जाए। और जो तीसरा, जैसे मैंने बताया कि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ ये इंटीग्रेट हो जाए। तो बेसिकली ये असेंबली, पैकेजिंग और इंटीग्रेशन, ये वाला काम ये बेसिकली कर रहे हैं। अब इनका जो रेवेन्यू की बात करें, ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें, तो 90% इनका जो रेवेन्यू आता है इज्मो लिमिटेड का, तो वो आता है एक्सपोर्ट से और केवल 10% भारत से आता है। इसमें से जो 30% इनका रेवेन्यू आता है ये इज्मो ऑटो से आता है। 30% ही रेवेन्यू इनका जो इनका फ्रॉग डेटा, जो AI ड्रिवन डिसीजन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आता है। और 30% रेवेन्यू जो इनका आता है ये इज्मो स्टूडियो से आता है। अब बाकी जो 4% रेवेन्यू है जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ, यानी FY25 से स्टार्ट हुआ है, वो इस इज्मो माइक्रो या सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स का जो ये काम कर रहे हैं वहाँ से आता है। और ये इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो सुजुकी, टोयोटा, निसान, होंडा, फिएट, हर्ट्ज
और यूरोकार इनके जैसे बहुत सारे जो रेपुटेड ऑटो मेकर हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। और 10% रेवेन्यू ये है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, जो इस तरीके एक वेबसाइट वाली और सॉफ्टवेयर में डील करने वाली कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर है। और ये जो मॉडल, जिस मॉडल पे ये काम करते हैं वो है एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू, यानी कि ये ओवरऑल यानी आउटराइट अपने माल को बेच नहीं देते, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों, चाहे इनके सॉफ्टवेयर हों, चाहे इनके कोई मार्केटिंग टूल हो, या कोई इनका डेटा एनालिटिक्स का या डिसीजन एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिकली उसको लाइसेंस पे देते हैं और हर साल दर साल इनको उसके थ्रू रेवेन्यू प्राप्त होती है। अब मार्केट कैप की बात करूं तो 1500 करोड़ का बहुत छोटा इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 3 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। और आरओई जो है वो बिलो एवरेज है 7%, लेकिन पी जो है ये 29 का है। 3 इयर्स की सेल बड़ी इंप्रेसिव बढ़ी है 19%। 3 ईयर का जो प्रॉफिट इनका बढ़ा है वो भी 13% बढ़ा है, वो भी इंप्रेसिव है साल दर साल। प्रमोटर के पास 35% है, जो सितंबर 24 की तुलना में लगभग 3% बढ़ा है। और इस 3% की जो खरीदारी है उसमें शशि सोनी जो चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी की, और किरण सोनी जो CFO और होल टाइम डायरेक्टर है, उन्होंने खरीदारी की है पिछले साल। FII के पास लगभग 4% है, DII के पास नेग्लिजिबल है, और बाकी जो 61% है ये रिटेल इन्वेस्टर के पास है। ऑल इन ऑल में बात करूं तो जो कंपनी है इसका जो PE है ये 8 से 10-12 की रेंज में हुआ करता था। उसका कारण ये है कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो जो एन्युटी टाइप का बिजनेस मॉडल था, यानी हर साल आपको एक फिक्स रेट पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो FD टाइप का इनका जो बिज़नेस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो रिसेंटली रनअप शेयर में हुआ है उसमें मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि जो इनका सेमीकंडक्टर फोटोनिक्स का बिजनेस है, जिससे इनका पिछले साल यानी FY25 में 4% रेवेन्यू आया है, ये और भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के बारे में काफ़ी ज़ोर है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी के लिए हाई ग्रोथ एरिया होने वाला है, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।